नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, पेगासस मामले में विपक्ष आक्रामक, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। ऑक्सीजन की कमी से मौतों को लेकर मोदी सरकार को घेरेगी कांग्रेस। सिद्धू ने 62 विधायक जुटाकर किया शक्ति प्रदर्शन, माफी मांगने से किया इनकार। टिकैत ने कहा किसानों का संसद मार्च होकर रहेगा, गिरफ्तारी की परवाह नहीं। येदियुरप्पा ने की घेराबंदी, लिंगायत संतों से दिलवाई आला कमान को चेतावनी। ये थी आज की खास खबरें और अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी करने के मामले में मोदी सरकार बुरी तरह से घिरती नजर आ रही है। अब कांग्रेस ने मांग की है कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाई जाए। इसके साथ ही उसने सरकार से कहा है कि वो इस मामले में श्वेत पत्र भी जारी करे। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि जिस तरह जैन हवाला कांड की जांच की गई थी, ठीक वैसी ही जांच इस मामले की भी हो और सरकार पूरे मामले पर एक श्वेत पत्र पेश करे। सिब्बल ने यह भी कहा कि इस मामले की जांच बंद कमरे में नहीं होनी चाहिए ताकि सच का पता चल सके। वहीं टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने मोदी सरकार को सर्विलांस स्टेट बताते हुए लोकतंत्र को खतरा बताया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वो देश की मदद करे और देश तथा लोकतंत्र को बचाए। ममता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि वो इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच के लिए पैनल का गठन करे। ममता ने कहा कि अब न्यायपालिका ही देश को बचा सकती है। वहीं दूसरी ओर पेगासस मामले में एक और धमाकेदार खबर आई है। वो ये है कि पेगासस सॉफ्टवेयर से जासूसी के निशाने पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान समेत 14 राष्ट्राध्यक्ष भी थे। तो अब चूंकि लग रहा है कि सरकार जांच नहीं करवाएगी, इसलिए तमाम विपक्षी दल ये सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही अब इसकी जांच करवा सकती है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की जा रही है कि वो इसकी जांच करे। पहली मांग तो ये है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच करवाए या फिर संयुक्त संसदीय समिति से जांच करवाए। लेकिन सरकार का रुख हम सब देख रहे हैं कि वो इस मामले पर को पर्दे के पीछे, कारपेट के नीचे डालना चाहती है। इसकी जांच नहीं होने देना चाहती है। वो जानती है कि उसने क्या किया है और अगर जांच हुई तो उसकी पोल पट्टी खुल सकती है। तो अब एक मोर्चा न्यायपालिका की तरफ भी खुल रहा है कि न्यायपालिका के जरिए इस पूरे मामले की जांच हो और सच्चाई सामने आओ, क्योंकि पेगासस की खरीद अगर हुई है तो वो गैर कानूनी तरीके से हुई है या कानूनी तरीके से हुई है, किसके इशारे पर हुई है, किसके निर्देश पर हुई है, फिर पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किसने अधिकृत किया कि उसके कि विपक्षी दलों के नेताओं, पत्रकारों, सुप्रीम कोर्ट के जज जिस मामले में फंसे हैं उससे जुड़े लोगों की जांच करवाई जाए, जासूसी करवाई जाए। तो अगर ये सारी चीज़ें उभर कर सामने आई हैं और वो पूरे लोकतंत्र के लिए खतरे की तरह उभर कर आई हैं, हमारी प्राइवेसी पर दखल दे रही हैं, हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों पर, संवैधानिक अधिकारों पर वज्रपात कर रही हैं, तो जाहिर है कि इस मामले को सिरे तक ले जाना चाहिए। और विपक्षी दल अभी जितना कर रहे हैं वो नाकाफ़ी है। उन्हें प्रेशर और बढ़ाना पड़ेगा, सरकार पर दबाव डालना पड़ेगा, संसद के अंदर और सड़कों पर भी, तभी ये सरकार मानेगी। हालांकि सरकार ने विपक्षी दलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, अपने सारे मुख्यमंत्रियों को छू कर दिया है कि वो अब विपक्षी दलों पर टूट पड़ें, विदेशी साजिश का झुनझुना बजाएं, लोगों का ध्यान बटाएं और एक ऐसा नैरेटिव बनाएं जिसमें ये पता लगे लोगों को कि सरकार के खिलाफ कोई साजिश हो रही है और उसके तहत ये सब हो रहा है। तो ये तो प्रचार दुष्प्रचार चलता रहेगा, लेकिन इस पूरे मामले की जांच होना निहायत ज़रूरी है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ही सबसे उचित जगह हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ही सबसे उपयुक्त संस्था हो सकती है जिस पर अभी लोगों का भरोसा कायम है। अगली खबर लेते हैं। कांग्रेस केंद्र सरकार के उस बयान के खिलाफ संसद में प्रस्ताव लाएगी
जिसमें उसने कहा है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। पार्टी ने कहा कि ऐसा बयान देकर सरकार ने देश को गुमराह किया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस बयान के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने मंगलवार को राज्यसभा में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत न होने का बयान दिया था। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि जिनके परिवार के लोगों की मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई हैं, उनके परिजनों पर सरकार के इस बयान के बाद क्या बीती होगी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को सरकार के खिलाफ मुकदमे दर्ज करना चाहिए। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि संसद में प्रस्तुत किया गया डेटा केंद्र सरकार द्वारा इकट्ठा किया हुआ नहीं था, बल्कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा भेजा गया डाटा था। पात्रा ने कहा कि अगर विपक्ष ये कहता है कि केंद्र ने ठीक आंकड़े नहीं रखे तो उनको अपने राज्य सरकारों से पूछना चाहिए कि क्या गलत हुआ है। तो पहली बात तो ये है कि एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि देश में ऑक्सीजन की कमी हुई थी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से सैकड़ों मौतें हुई थी। इसमें बहुत सारी राज्य सरकारों ने ऑक्सीजन की डिमांड की थी। केंद्र सरकार पर दबाव पड़ा था। हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी ऑक्सीजन को लेकर बातचीत हुई थी, विवाद हुआ था और कोर्ट के निर्देश पर ऑक्सीजन का इंतजाम सरकार को करना पड़ा था। तमाम जगहों से ऑक्सीजन से होने वाली मौतों की भी खबर आई थी। बहुत सारे अस्पतालों ने आगे आकर बताया था कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई थी, लेकिन सरकार इससे साफ साफ मुकर रही है। इससे उसका पता चलता है कि वो कितनी संवेदनहीन है, कितनी क्रूरता है उसमें कि वो इस तरह की सच्चाई से भी साफ तौर पर इनकार कर रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि इसमें वो फंस जाएगी, उस पर दोष आएगा, उसकी बदनामी होगी। तो बदनामी से बचने के लिए वो सच्चाई को दफना देना चाहती है, जबकि हकीकत हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हुई थी और उससे मौतें भी हुई थी। अब सवाल पात्रा के बयान का कि स्टेट्स गवर्नमेंट ने डेटा दिया है। सवाल उठता है कि पूरे देश में जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सही आंकड़े मंगवाए। जो राज्य सरकार इसको नहीं मान रही हैं, गलत आंकड़े दे रही हैं, उसके बारे में कोर्ट में या दूसरे तरीके से बात मनवाई जा सकती है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में अधिकांश राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। तो सवाल उठता है कि क्या बीजेपी की सरकार भी झूठे आंकड़े दे रही थी, केंद्र ये कहना चाहता है, और उन्होंने ऑक्सीजन से मौतों का कोई आंकड़ा नहीं दिया। जब मान लिया कि विपक्षी शासित पार्टियां, सरकारें गलत आंकड़े दे रही थी, छिपा रही थी, लेकिन उनकी अपनी सरकारें क्या कर रही थी, तो ये झूठ है, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है, दोष राज्यों पर मढ़ने की कोशिश है, वो भी विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों पर। तो ये एक तरह से चोरी, ऊपर से सीना चोरी दोनों है। अगली खबर लेते हैं। पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आज अमृतसर में अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा किया। सिद्धू के अमृतसर स्थित आवास पर कांग्रेस के 62 विधायक जुटे और उसके बाद ये सभी विधायक लग्जरी बसों से स्वर्ण मंदिर पहुंचे। पंजाब में कांग्रेस के 80 विधायक हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कैप्टन के करीबी भी उनका साथ छोड़कर सिद्धू के साथ आने लगे हैं। वहीं कैप्टन खेमे की ओर से कहा गया है कि जब तक सिद्धू माफी नहीं मांगते, अमरिंदर सिंह उनसे नहीं मिलेंगे। हालांकि आज जालंधर छावनी के कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने यह भी कहा कि सिद्धू माफ़ी क्यों मांगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कई मुद्दों को हल नहीं किया है, ऐसे में उन्हें भी जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। बता दें, जिस रात से सिद्धू को अध्यक्ष बनाने का ऐलान हाईकमान की ओर से हुआ है, सिद्धू ने तेजी से पंजाब की ज़मीन नापनी शुरू कर दी है। उनके समर्थकों का जोश देखकर साफ लगता है कि वे सिद्धू को 2022 में सूबे का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। सिद्धू के स्वागत के कार्यक्रमों में उमड़ रही भीड़ कैप्टन को चिंता में डालने वाली है। तो जैसे ही नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश की कमान मिली है, सिद्धू बहुत ही आक्रामक ढंग से अपने अभियान में जुट गए हैं। पहले तो अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर मनवाना है और ये दिखाना है कि उनके समर्थन में बहुत सारे विधायक, सांसद और जनता है। तो आज अमृतसर जाकर उन्होंने अपना एक मेगा शो जैसा किया और उसमें ये जता दिया कि प्रदेश के विधायक दल के अधिकांश
सदस्य उनके साथ हैं। 62 की तो संख्या आ गई है। अब जो बाकी बचे खुचे 18 विधायक हैं अभी तक वो नहीं आए हैं। अगर ये मान भी लिया जाए अमरिंदर सिंह के साथ हैं तो अमरिंदर सिंह अब अलग थलग पड़ चुके हैं और कुछ दिनों में हो सकता है कि इनमें से भी बहुत सारे विधायक अमरिंदर सिंह को छोड़कर सिद्धू के साथ आ जाए। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस आला कमान ने जो दांव चला था वो काफ़ी हद तक सही रहा है और अमरिंदर सिंह से जो खतरा दिख रहा था कि वो बहुत ताकतवर हैं और बहुत सारे विधायक उनके साथ हैं और वो सिद्धू को खड़े नहीं होने देंगे, वैसा कुछ नहीं है। अमरिंदर सिंह को अब अपनी हैसियत का अंदाज़ा मिल रहा होगा और उन्होंने जो शर्त रखी है माफ़ी मांगे सिद्धू तब मुलाकात करेंगे, तो उन्हें इस तरह का अड़ियल रवैया अब नहीं रखना चाहिए। अड़ियल रवैया सिद्धू को भी नहीं रखना चाहिए। अमरिंदर सिंह बहुत वरिष्ठ हैं, वो खुद जाकर माफ़ी मांग सकते हैं, खेद प्रकट कर सकते हैं, इसे नाक का सवाल नहीं बनाना चाहिए। लेकिन सिद्धू अपने स्वभाव के हैं, पता नहीं उन्हें हाई कमान ने भी इसके लिए कह रखा होगा, अन्यथा हाई कमान को चाहिए था कि अब सिद्धू से कहते कि जाकर मिलो और खेद प्रकट करने में कोई हर्ज नहीं है, ताकि आगे चुनाव का अभियान स्मूथली चल सके। अब देखना आगे है कि अमरिंदर सिंह क्या कदम उठाते हैं, क्या वो विद्रोही तेवर अपनाएंगे, सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, पार्टी तोड़ेंगे, क्या करेंगे अभी ये हमें नहीं पता है। लेकिन ये साफ है कि अमरिंदर सिंह कमज़ोर होते दिख रहे हैं। अगली खबर लेते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ 7 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों ने ऐलान किया है कि वो 22 जुलाई को संसद तक मार्च जरूर निकालेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर पुलिस मंजूरी नहीं देती है तो फिर भी हम ज़रूर जाएंगे, चाहे पुलिस हमें गिरफ्तार ही क्यों ना कर ले। टिकैत ने कहा कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि हम मार्च निकालें क्योंकि अभी सदन चल रहा है, लेकिन जब कृषि कानून संसद में ही बना है तो हम विरोध करने रामलीला मैदान या किसी और जगह क्यों जाएं। बता दें पुलिस किसानों से कह चुकी है कि वो संसद पर मार्च न निकालें, किसी और जगह पर कर लें। वहीं दूसरी ओर किसानों ने बीजेपी को चुनावी राज्यों में घेरने की योजना बना ली है। किसानों ने ऐलान किया कि वो इसकी शुरुआत 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर से करेंगे, जहां इस दिन राष्ट्रीय महापंचायत रखी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में फैसला लिया गया है कि 5 सितंबर की राष्ट्रीय महापंचायत से पहले अगस्त के महीने में उत्तर प्रदेश के हर जिले में बैठकें की जाएंगी। महापंचायत के बाद उत्तर प्रदेश के 17 और उत्तराखंड के 2 मंडलों में अक्टूबर व नवंबर में बैठकें होंगी। इसे मिशन यूपी उत्तराखंड का नाम दिया गया है। तो संसद की तरफ मार्च करने का जो फैसला है किसान आंदोलन का, वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। तमाम तरह के प्रदर्शन वहाँ होते रहे हैं और सरकार इन प्रदर्शनों को रोकने की कोशिश कर रही, जो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है उससे वंचित करने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि किसान कहीं दूर कहीं कुछ भी प्रदर्शन करते रहें, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब संसद के आसपास होगा तो बड़े दृश्य बनेंगे, बड़ी खबर बन सकती है और वो नहीं चाहती कि खबर बने। किसानों के आंदोलन से वो परेशान है, डरी भी हुई है और इसके राजनीतिक प्रभाव से होने वाले नुकसान को लेकर भी उसको चिंता है। लेकिन किसानों की चिंताओं से वो चिंतित नहीं है। किसान जो कह रहे हैं उनकी मांगों पर विचार नहीं करना चाहती, उस पर कोई बातचीत नहीं करना चाहती, बातचीत का एक पाखंड भर वो कर रही है। तो किसानों को इससे सबक लेना चाहिए और अपने आंदोलन को और धार देनी चाहिए। वो अगर संसद मार्च पर अड़े हैं तो ये उनका बिल्कुल सही फैसला है। उन्हें अपना जुझारूपन दिखाना पड़ेगा, अपनी संघर्ष की जो इच्छा शक्ति है वो दिखानी पड़ेगी और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कैसे राजनीतिक चोट पहुंचाई जाए भारतीय जनता पार्टी को, उसके लिए बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। अगली खबर लेते हैं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बदले जाने की चर्चाओं के बीच लिंगायत समुदाय के संतों ने बीजेपी को चेतावनी दे दी है। मंगलवार को लिंगायत संतों का एक प्रतिनिधि मंडल येदियुरप्पा से मिला। इसके बाद उन्होंने एक बयान जारी करके बीजेपी को चेताया कि अगर येदियुरप्पा को हटाया जाता है तो बीजेपी को इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। संतों ने यह भी कहा है कि येदियुरप्पा के कारण ही बीजेपी दक्षिण भारत में चुनाव जीत सकी है और कर्नाटक में सरकार बना सकी है। दूसरी ओर
लिंगायत समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री एमबी पाटिल ने कहा है कि येदियुरप्पा को हटाए जाने से लिंगायत समुदाय नाराज होगा। पाटिल ने कहा कि हालांकि यह उनका निजी मत है, लेकिन येदियुरप्पा की उम्र और उनके योगदान को देखते हुए मुख्यमंत्री के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए। एक और कांग्रेस विधायक शमनूर शिवरंगप्पा ने बीजेपी हाईकमान को चेताया और कहा कि अगर मुख्यमंत्री को जबरन हटाया गया तो वो उनके साथ खड़े हो जाएंगे। बता दें कि येदियुरप्पा को लिंगायत समुदाय का सबसे प्रभावशाली नेता माना जाता है। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय की आबादी 17% है। 224 सीटों वाले कर्नाटक में इस समुदाय का असर 90 से 100 विधानसभा सीटों पर है। तो बहुत ही स्पष्ट है कि येदियुरप्पा अब आला कमान को ब्लैकमेल करने पर उतारू हो गए हैं। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से, हालांकि उनको बुलाया गया था अभी दिल्ली, चार्टर्ड प्लेन से वो दिल्ली आए थे, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। उसके बाद से ही अटकलें शुरू हो गई थी कि उनसे इस्तीफा मांग लिया गया है या उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन बेंगलुरु पहुंचते ही येदियुरप्पा ने अपनी घेरेबंदी शुरू कर दी अपनी कुर्सी बचाने के लिए। अब सवाल ये है कि क्या वो हाई कमान को दबाव में ला सकेंगे, और दूसरा ये कि पार्टी के अंदर भी उनके खिलाफ बगावत है। उनकी पार्टी के ही विधायक उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उनके बेटे को लेकर उन पर निशाना साध रहे हैं। तो पार्टी के अंदर जो असंतोष है, क्या आला कमान उसको इग्नोर करेगा, अनदेखा करेगा, और क्या उस असंतोष के बावजूद येदियुरप्पा अपनी कुर्सी बचाए रखने में कामयाब हो जाएंगे? 26 जुलाई को उन्होंने विधायक दल की मीटिंग बुलाई है। शायद ये भी एक शक्ति प्रदर्शन का तरीका होगा। अभी उन्होंने संतों का इस्तेमाल किया है, लिंगायत समुदाय के संतों का, क्योंकि वो लिंगायत समुदाय से आते हैं। लिंगायत समुदाय पर उनका असर भी है और उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। और लिंगायत समुदाय एक 17% आबादी है और 90 से 100 सीटों पर उनका असर है, इसलिए, और बीजेपी का आधार भी इसी से बना है। येदियुरप्पा ने इसी आधार पर पार्टी खड़ी की है और बार बार सत्ता तक पहुंचाने में कामयाबी भी हासिल की है। लेकिन वो कामयाबी वो अपनी मानते हैं और उसका फ़ायदा भी वो अपने लिए उठाना चाहते हैं, पार्टी के लिए नहीं। तो उन्होंने संघ को भी संकेत दे दिए हैं, पार्टी को भी दे दिए हैं और हाईकमान को भी संकेत दे दिए हैं कि अगर आपने मुझे परेशान किया तो सरकार भी गिर सकती है और पार्टी का भी नुकसान हो सकता है। ये थी आज की खास खबरें। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।